है फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स जो एज ए क्रिएटिव लोग हैं, ये लोग मतलब हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। जितने हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर एक्टर है उनको नीचे आना पड़ेगा कॉस्ट लेके। अगर वो नहीं आएंगे तो डायरेक्टर्स उनके पास जाने वाले नहीं हैं। टीम वर्क की ज़रूरत है। तो ऐसे माहौल में जस्ट ओनली डायरेक्टर नहीं, आपके जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, सो हर डिपार्टमेंट को एक साथ में आना पड़ेगा कि हाँ बॉस, हम इस फिल्म को बनाना चाहते हैं। एक जो है दो कारण है, दो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, वो हमको देखना होगा। सबसे पहला कारण तो मैं बोलूँगा कि जो है फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स जो एज ए क्रिएटिव लोग हैं, ये लोग मतलब हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखो, स्टोरी टेलिंग और जो कहानी जब बोलते हो, आप कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बोल सकते। आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क लेना पड़ेगा। आपको नए सब्जेक्ट, नए इंसाइटफुल सब्जेक्ट्स जो किसी भी जॉनर में हो, वो आपको लाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री थोड़ी डरी हुई है। मतलब मैं जिनसे भी मिलता हूँ सब डरे हुए हैं कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा। तो मैंने बोला ऐसे तो इंडस्ट्री चलने वाला है नहीं। क्या वर्क करेगा इसका तो किसी के पास कोई जवाब तो है नहीं। तो पूरी इंडस्ट्री जो है, कहीं ना कहीं मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक डर का माहौल है कि प्रोड्यूसर्स, व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। वैसे ये आज का डिबेट तो है नहीं, ये तो लंबे समय से चले आ रहा है। बट अभी तो और एकदम एविडेंटली दिख रहा है कि लोग डरे हुए हैं, बिकॉज ऑडियंस का बिहेवियर पैटर्न भी चेंज हुआ है। अब देखिए, ये जो एक कन्फ्यूजन है, इसमें से तो चल रही है इंडस्ट्री। बट मुझे लगता है इसको निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि फिल्म मेकर्स को और प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, इन सबको हिम्मत से फिल्म बनानी पड़ेगी, कहानी बोलना पड़ेगा आपको। एंड अगर आप कहानी बोल सकते हैं उसी हिम्मत के साथ, तो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑडियंस विल कम बैक एंड वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेगी ज़रूर। इतनी सारी बातें हो रही हैं। आपने भी कहा था इसके पहले कि आप भी जब लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और जाते हैं कि देखिए, मैं उस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लोगों का पर्सनल एंतोराज क्या होता है और क्या चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इतना श्योर है कि जितने हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर एक्टर है उनको नीचे आना पड़ेगा कॉस्ट लेके। अगर वो नहीं आएंगे तो डायरेक्टर्स उनके पास जाने वाले नहीं हैं। ये तो होने वाला है श्योर। क्योंकि उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे फिल्म बननी चाहिए, और एक बड़ा एक्टर जो अमाउंट जो डिमांड करता है, और उसके अलावा जो उसके खर्चे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हमको फिल्म बनाना है कॉस्ट के अंदर। अगर आप वो बनाओगे तो आप अपना जो कहानी है, अपनी जो कंटेंट है, वो बोल पाओगे। तो वो तभी बोल पाओगे जब उसका कॉस्ट कम हो सकती है। प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, अगर हम इसको प्रोडक्ट मान लें कोई भी, उसका कॉस्ट जो है उसको कम चाहिए करना होगा अगर आप उसको चलाना चाहते हो। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आके उसको देखे, सो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर आप एक्सपेंसिव होइए। कोई आपको ऐसा कोई शॉट चाहिए जिसको आपको डायरेक्टर का विजन है कि नहीं, मुझे इस शॉट के लिए मुझे वेट करना है, इस शॉट को मुझे वैसे ही लेना है जैसे मैंने सोचा था, उसके लिए आप खर्चा करें। जो शायद ऑडियंस देखना पसंद करेगी कि अच्छा, हम डायरेक्टर का विजन देखते हैं, क्या किया है इस डायरेक्टर ने। अब डायरेक्टर अगर ये लग जाए कि मैं फिल्म की कॉस्ट कैसे कम करूं क्योंकि उसका पैसा उधर जा रहा है, और काटना शुरू कर दे फिल्म को इधर से उधर से, कॉस्ट कटिंग, तो उसकी विजन कहाँ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो पूरी इंडस्ट्री डिस्कस कर ही रही है, आपको भी मालूम है। एक ही सोल्यूशन है, इन सब एक्टरों को नीचे आना पड़ेगा, अदरवाइज लोग डायरेक्टर्स इन एक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक कैरेक्टर आपका कॉमन मैन प्ले कर रहा है, शायद वो कपड़े आप संडे मार्केट से भी खरीद के उसको बना सकते हो, जो आम आदमी जिंदगी में अपना काम करता है, उस वक्त उस कैरेक्टर को डिजाइनर क्लोथ चाहिए। मैंने तो ऐसे भी किया है कपड़ों के लिए। मैंने कहा है अपने घर से लेके आइए, यूज्ड कपड़े हमने मंगाए हैं, क्योंकि कपड़ा दिखने के लिए भी यूज्ड होना चाहिए। कभी कभी कुछ एक्टर बोलते हैं नया कपड़ा लेके उसको यूज्ड बनाओ। मैंने बोला नहीं बस, वो दिखता नहीं है, वो घिसा हुआ दिखता है। अगर यूज्ड कपड़े होते हैं तो यूज्ड कपड़े होते हैं। एक्टर, हमने थिएटर में ऐसे किया हुआ है। हम घर से जो यूज्ड कपड़े हैं वो पड़े, अगर जहाँ नए कपड़े ज़रूरत है वहाँ नए कपड़े पहनेंगे। हर शॉट पे तो नए कपड़े नहीं पहन सकते। ऑफ कोर्स ऐसे आप पैसे बचाते हो,
और ऐसे पैसे बचा के फिल्म की कॉस्ट कम करते हो आप। मैं आपसे मिलने का मेरा मकसद भी ये था कि मुझे याद है आपने विकी डोनर बनाई थी और बहुत कम बजट में उस फिल्म को बनाया था। बहुत कम, मतलब सोच भी नहीं सकते। मुझे याद है दिल्ली में हम 30 दिन एक फार्म हाउस पे शूट किए थे और आयुष्मान अपने कैरियर स्टार्ट कर रहे थे जी और शायद वो शादियों में जो कैटरिंग होती है वैसे कैटरिंग का इंतजाम करके, मतलब वो ना कोई सुपर एक्सपेंसिव फूड आ रहा था, ना सुपर लग्जरी होटल थे, जी ना कोई ऐसी गाड़ियाँ उसमें यूज हुई, मगर कंटेंट अगर अच्छा है, अगर राइटिंग अगर अच्छी है, मेरे ख्याल आप उसी फिल्म के विनर थे। लेकिन मैं नीरज जी आपको बताऊं, ऐसे करते हुए भी, ऐसे कॉस्ट कटिंग करते हुए भी सब लोग खुश थे, करेक्ट करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। अनहैप्पी नहीं थे कोई, मतलब है ना। पब्लिक भी खुश है, मेकर भी खुश है, आर्टिस्ट भी खुश है। जी, अनु कपूर जी के साथ हम लोग कर रहे थे। हम लोग सब बैठ के वही गार्डन में पुराने स्टाइल से खाना खाते थे, टेबल लगा है, जी, नो वैनिटी वैन्स की, हाँ सब वैन में सी चले गए। इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है। हाँ, तो ऐसे माहौल में जस्ट ओनली डायरेक्टर नहीं, आपके जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, सो हर डिपार्टमेंट को एक साथ में आना पड़ेगा कि हाँ बॉस, हम इस फिल्म को बनाना चाहते हैं और इसको हम इस कॉस्ट में बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं, अगर अगर प्रोड्यूसर बोलें कि चलो हम इस कॉस्ट में बनाना चाहते हैं, तो सबको सामने आना पड़ेगा उसके लिए। कोई एक डिपार्टमेंट अगर उसमें से लीप कर जाए तो आपकी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है उल्टे जगह जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमने जितने भी फिल्में बनाई आज तक, मैंने मी एंड रॉनी ने जो बनाए हमने फिल्में, हमने कॉस्ट कहीं ऊपर नहीं जाने दिया, जिस वजह से हमारी कंप्लेंट्स भी कम है। और हमारे पास एक्टर भी ऐसे ही आए हैं जिनको मालूम है कि हम लोग ये राइजिंग सन की फिल्म्स कर रहे हैं, शुजित दा के साथ फिल्म कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा फॉर श्योर। और हमारा यूनिट भी ऐसा है, कोई दिखावे वाला यूनिट आपने देखा होगा, हमारे यहाँ दिखावे वाला है ही नहीं कोई चीज़। हम लोग काम से काम मतलब रखते हैं, शूटिंग करते हैं और चले जाते हैं। इस वजह से हम लोग अभी भी अपने तरह का फिल्म बना पा रहे हैं हम लोग। मेरी लास्ट फिल्म थी आई वॉन्ट टू टॉक, वो भी उतनी ही रिस्की फिल्म थी, लेकिन हमने बनाई वो फिल्म। आपने पीकू बनाई बच्चन साहब के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, और वो करने के बाद फिर आप जाते हो आई वांट टू टॉक करने, जो अभिषेक बच्चन के साथ वीडियोस पे, अभिषेक इज अ वेरी गुड एक्टर, बट उनकी फिल्में बहुत अच्छा व्यापार नहीं करती। जब आप ऐसी अटेम्प्ट करते हो तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है आपके, अपने स्क्रिप्ट पे, कंटेंट पे, या अपने आप पे? कैसे आपका इस तरह का, क्योंकि वो पिक्चर भी अप्रिशिएट हुई। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, फिल्म चले या ना चले, क्या आप याद रखते हैं फिल्म? या क्या आप याद करते हैं किसी फिल्म को? आप विकी डोनर को अगर याद करते हैं कि नहीं? आप किस मद्रास कैफे को याद करते हैं कि नहीं? आप उस फिल्म को याद कैसे रखेंगे? उसकी यादगार तभी बनेगी जब उसकी राइटिंग करेक्ट हो, डायरेक्शन करेक्ट, सारे डिपार्टमेंट, इवन कास्टिंग भी करेक्ट हो। तो मुझे लगा था कि अभिषेक बच्चन अर्जुन सेन प्ले करने के लिए एकदम परफेक्ट कास्ट थे। अगर आपने देखा होगा 100% कितनी डेलिकेट सी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, ऐसा आसान परफॉर्मेंस नहीं है वो। और ये इसके क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, मैं एक्टर को ही क्रेडिट देता हूँ उसके लिए। इस फिल्म को लोग बोलेंगे चलो अमेरिका में क्या है, कहाँ भी क्या है, उससे क्या मतलब है। उस लोग बोलेंगे हमको फिल्म कैसी लगी, यही देखते हैं ना। हमने किस तरह मेहनत से बनाई वो हमको मालूम है। कैसे हमको यूएस में वीज़ा मिलने में टाइम लगा, कैसे डिले हुई, कहाँ पे कैसे करके करके हमने मैनेज किया, जैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग की, ऑल दैट वी ऑल डिड हम लोग। लेकिन फाइनली तो फिल्म ही याद रखेंगे ना आप। अगर आप मेरे अर्जुन सेन और आप अगर अभिषेक बच्चन के कोई भी फिल्म याद रखते हैं और आई वॉन्ट टू टॉक याद करेंगे कि नहीं उसके परफॉर्मेंस के लिए? 100% करेंगे। उनकी पिक्चरें, उनसे बात तो भी यही होती कारण है मैंने उनके साथ काम किया जी। कि ये दादा, कास्टिंग का पैमाना आजकल सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं, इसके साथ बहुत भयंकर रूप से जुड़ गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कौन हीरो होगा, कौन एक्टर, किसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज़्यादा है? ये मैं भी बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मैं मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गलत चला जाएगा किसी के लिए। अ, मैं ऐसे देख के बिल्कुल कास्टिंग नहीं किया, ना किया है अभी तक। आगे क्या करूँगा मालूम नहीं, लेकिन मैं देखूँगा कि कास्ट में कौन एप्ट कैरेक्टर बैठता है। और मेरे यहाँ पे कोई हीरो तो होते नहीं है, ना हीरोइन होते हैं, सारे कास्ट ही कैरेक्टर ही होते हैं हर फिल्म में। सो मुझे लगता है इसमें जो सबसे परफेक्ट टैलेंटेड हो, जो उसको निभा सके,
और जहाँ डायरेक्टर को उसकी अपनी विजन दिख जाए उसी को लेना चाहिए। कई बार कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उसके मिलियंस में फॉलोअर हो सकते हैं, उसकी कमाई बहुत हो सकती है, शायद वो उतना ही बुरा एक्टर भी निकले, या एक आदमी का कोई अब क्या जीरो है फॉलोअर। अब क्या है कि अब पॉपुलैरिटी का बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि पॉपुलर है तो शायद फ़िल्म चल जाएगी। लेकिन फ़िल्म एक एक दूसरे किस्म का चीज़ है। उस पे ना किसी का भी भाव नहीं चलता है। उसकी एक अपनी एक आत्मा है, अपनी अपनी एक सोल है, एक इंडिपेंडेंट सोल है जिसको आप ऐसे ही पकड़ नहीं सकते हैं उसको, कि चलो मैंने कुछ बहुत पैसे डाल दिए, बहुत इन्फ्लुएंसर को ले लिया और स्टोरी कर दिया तो चल जाएगा, पकड़ लेंगे। नहीं, उसकी एक बहुत अलग आत्मा होती है। अगर वो इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्टर है और राइट फ़िल्म में किया है, तो शायद वर्क कर जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, वर्क करे, लोग देखें। आज नहीं तो कल देखेंगे, लेकिन ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है तो इसीलिए ही फ़िल्म पॉपुलर हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। लास्ट में मैं आपसे दादा ये पूछना चाहता हूँ, जब आप फिल्म बनाते हैं और फिल्म को ईमानदारी से बनाते हैं, सच्चाई से बनाते हैं, तो ऐसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसको पेश भी करना चाहिए। प्रमोशन के टाइम पे जब हम उसके साइड में जो फेक पीआर का जो फसाड बना देते हैं कि आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको फिल्म ऐसी होगी, इससे अब कितना इफेक्ट है, या कभी आपने कोई पेड पीआर का अटेम्प्ट किया है, कोई फेक पीआर के आपके साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, देखिए, मैंने हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी-कभी। लेकिन मैं आपको ये पीआर वाली जो बात, ये जो है, अगर आप मेरे को दिल से पूछेंगे, मैं तो ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहता हूँ। आजकल लोग बोलते हैं कि ट्रेलर भी देख के ज़्यादा, मैं तो बोलता, जैसे मैं, अगर मुझे आज आप बोलेंगे कि अ, अगर आप बोलेंगे कि ऋषिकेश मुखर्जी की कोई फ़िल्म आ रही है, सोच लेते हैं, करेक्ट, करेक्ट, मैं तो पूछूंगा भी नहीं क्या आ रहा है, करेक्ट, मैं सीधा बोलना किस दिन आ रहा है बताओ, मैं जाऊंगा देखने। करेक्ट। और ऐसी बात है, देखिए, अ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेलर मुझे ट्रेलर दिखाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग आए तो एकदम खुल के आए कि एक नई क्या कहानी देखने को मिलेगा, क्या मिस्ट्री मिलेगी, क्या अनफोल्ड होने वाला है। वैसे मैं तो वो विचार रखता हूँ। आगे से तो मैं सजेशन दूंगा, और मैं और मेरे प्रोड्यूसर ये सोच रहे हैं कि ट्रेलर भी नहीं दिखाते हैं, एक पोस्टर दिखाएंगे, बोलेंगे ये फिल्म आ रही है हमारी, हमारी पुरानी फिल्मों के सारे आप देख लो क्या रैपो है, आ जाओ फिल्म देखने, देखते हैं क्या होता है उसमें। वो भी ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। अगर अब कोई अच्छे डायरेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, क्या आप उसकी फिल्म नहीं देखेंगे क्या? देखने जाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये जो फेक पीआर और ये जो पीआर वाली जो बात है कि लोग यादर, जैसे मैंने अगर सोच लिया फिल्म देख, मैं भी तो डायरेक्टर हूँ, अगर मैंने किसी फिल्म मेकर का पता लगा, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कि हाँ इस फिल्म मेकर की फिल्म आ रही है, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ ट्रेलर भी ना देखूँ, सीधा मैं फिल्म देखूँ, ताकि मेरे लिए वो जो एक्सपीरियंस रहे ना, वो मेरे लिए ही रहे एकदम फ्रेश। और लोगों के लिए क्या है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप कोई भी फिल्म आए, रिव्यू पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन ओपिनियन अपना ज़रूर बनाएं। होना है, एक ओपिनियन अपना होना भी ज़रूर है ना इंसान का। ये सिलेक्टेड रिव्यूज़ आप ज़रूर पढ़ें, जिसको आप विश्वास करते हैं वो ज़रूर पढ़ें आप, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ शायद उस फिल्म मेकर ने किया होगा जो आपको शायद छू जाए, तो मैं उस पे बोलता हूँ। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रेलर दिखाने से कई बार तो पिक्चर पूरी ट्रेलर में समझ आ जाती है कि ट्रेलर देख के पूरी पिक्चर मैं देख लिया। मैं क्या देखूंगा फिल्म, नहीं, बताइए। और कई बार ऐसा लगता है जो ट्रेलर देखा था पिक्चर कुछ और ही है। तो ये भी है। दोनों दोनों कंडीशन में जो व्यूअर है वो ठगा जाता है, यार ये क्या। होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल इनर होता है। एक्साइटमेंट, ठीक है, ठीक मैंने है। ऐसे बहुत ट्रेलर देखी हैं, बहुत अच्छी ट्रेलर फिल्म देख के, हाँ, तो इसीलिए मैंने उसके बाद से ट्रेलर देखना ही, मतलब कौन फिल्म आ रही है, किसकी फिल्म आ रही है। अगर पहली फिल्म है, क्या फिल्म है, किस सब्जेक्ट पे है, उस पर मैं ट्रेलर देख लेता हूँ। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ, मैं अपनी फिल्म के लिए ये बोलूँगा कि मैं इसके बाद ट्रेलर शायद नहीं दिखाऊँ। और मैं क्यों आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये बदलता दौर ये है कि फिल्म 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिव्यूअर को दिखाई जाती थी, एक शोज रखे जाते थे। मैं तो 4-5 दिन पहले दिखा देता हूँ। माने आप जैसे मेकर हैं 10 दिन पहले दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तो एम्बार्गो, इतने दिन में रिव्यू नहीं डालना है, सोशल मीडिया पे नहीं डालना है।
मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ दादा कि जो रिव्यूअर हैं उनकी गिनती 8, 10, 15, 20, 25, 50 शायद अब 100 हो गई हो इन्फ्लुएंसर के ज़माने में, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं वो पब्लिक से भी है। तो रिव्यूअर ये नहीं बोलता कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है। देखिए, मेरा कहना रिव्यूअर को लेके दूसरा चीज़ जी है। जी। मेरा कहना है कि अभी आपने फिल्म, अगर रिव्यूअर अभी आपने फिल्म देखा और अभी घर जाके आपने एक रिव्यू लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि रिव्यूअर को जैसे फिल्म दिखाओ, उसको भी समय देना चाहिए कि वो भी जाके घर पे उस फिल्म को अपने में ढाले, वो सोक इन करे कि क्या फिल्म ने बात की, क्या अच्छी लगी, क्या हम इस फिल्म को कैसे सेलिब्रेट करें, इस फिल्म को कैसे डिस्कस करें। तो एक मतलब रिव्यूअर्स को, जो मतलब सीरियस रिव्यूअर्स हैं, मुझे लगता है उनको इसलिए पहले दिखाना चाहिए ताकि उनको भी समय मिले सोचने के लिए कि फिल्म को कैसे देखें। आजकल तो फिल्म्स बाहर निकलते हैं और कहीं कहीं ऐसे रिव्यू कर देते हैं, उसके बाद शायद समझ में आया क्या। इंटरवल से भी लाइव चल रहा होता है इंटरवल। मुझे लगता है वो गलत है। अगर आप सीरियसली रिव्यू करना चाहते हैं तो आप एक फिल्म को देखें, समझें, उसको थोड़ी देर अपने अंदर रखें, फिर रिव्यू करें। तो ये होना चाहिए रिव्यू, स्पेशली रिव्यूअर्स को दिखाने के लिए। मैं तो इसी वजह से दिखाता हूँ ताकि वो सोच सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। कहीं ऐसे ही फटाक से कुछ बोल दे और बाद में लगे कि नहीं यार, ये तो हमने गलत बोल दिया, आपकी फिल्म के क्योंकि वो बारे फिल्म में को तो हानि भी करती है ना। आपकी फिल्म के बारे में किसी ने कुछ बहुत बुरा लिखा, वो आपको कितना इफेक्ट करता है एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर। देखिए, अब मुझे उसका बुरा नहीं लगता है। अब मुझे एक ही चीज़ का बस बुरा लगता है, कोई अगर, कि देखिए फिल्म तो मैंने बनाई है ना, जिम्मेदारी मेरी है। तो होता है ना, आप छोटे बच्चे को कभी क्लास में कंपेयर नहीं करते हो, यार तेरा वो बच्चा ना ये तेरे से बेटर है। अब माँ बाप भी कहते हैं देखो वो लड़का तेरे से अच्छा है। उस लड़की की अगर मुझे कोई बोले वो फिल्म से, से ये फिल्म खराब है, ये अच्छी है, तो वो जो कंपैरिजन हो जाती है ना, वो मुझे बुरा लगता है। नहीं यार, उस फिल्म की हर फिल्म को अलग से ही रेट करना चाहिए। एकदम एकदम अलग देना चाहिए। बिकॉज आप कंपेयर जब कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो बचपना है उसको आप बुलिंग कर रहे हो। आप मेरे फिल्म को खराब बोल दो कि पसंद नहीं आई फिल्म, देखने लायक नहीं है फिल्म, फेयर इनफ। लेकिन मेरी फिल्म को कंपेयर मत करो किसी और के साथ। सो बिल्कुल सही पॉइंट है ये। आप ये बताइए कि अगर एक रिव्यूअर अपना ओपिनियन रखता है सामने और उसको फिर 4 स्टार देने की बजाय वो 3 स्टार देता है और फिर पीआर एजेंसी से फोन आता है सर इसको 4 स्टार कर दीजिए, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, इसमें मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ ना। मैंने आज तक कैसे मैंने तो नहीं किया, अभी तक किसी से बात नहीं किया है। मैं तो जैसे फिल्म दिखाते हैं सब जितने रिव्यूअर्स हैं, और स्पेशली रिव्यूअर्स नहीं, सब कुछ दिखाता हूँ मैं तो। इवन आपके रेडियो चैनल्स के, मतलब टीवी के, न्यूज़ के जो इंडिपेंडेंट है, मैं सबको फिल्म दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक तो मैंने कम से कम 7-8 दिन पहले दिखाना शुरू किया। करेक्ट। आपको पता है आपके जर्नलिस्ट के बायकॉट तक हो रहे हैं, मतलब उनको नेक्स्ट फिल्म में बुलाया नहीं जाता अगर आपने किसी फिल्म की बुराई कर दी। तो जो ये कंट्रोल है, अगर फिल्म अच्छी है तो अगर किसी ने बुरा लिख दिया, फिल्म अच्छी है वो वर्क करती है। मैंने ऐसे भी रिव्यूअर देखे हैं जो बाद में सॉरी बोलते हैं कि मैंने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था, आई एम सॉरी कि फिल्म अच्छी थी। शायद मेरा क्रिटिक भी बोलते हैं अपने रिव्यू में, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा है। हम सीनियर क्रिटिक किसी का नाम नहीं ले रहे, और 4-5 क्रिटिक से मेरा इस बारे में लंबा बात हुआ कि हमसे भी मिस्टेक होती है कि हमने इस फिल्म का रिव्यू ऐसा किया था, फिल्म बेटर थी, पब्लिक में पसंद आई। जी। और उन रिव्यूअर का क्या, वो ऐसा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जिन्होंने फिल्म देखी भी नहीं और 4-4 स्टार करके अगले दिन अखबार में फुल पेज ऐड आता है 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार। देखिए नीरज जी, ये तो मैंने सुना है, मैंने तो अपने लिए, बिकॉज मेरे को, मैं बॉलीवुड से ज़्यादा घिसा भी हुआ नहीं हूँ उस तरह से। तो मैं कोलकाता रहता हूँ, इधर रहता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने जितना देखा है मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं आपने लेकिन आप लेकिन पर्सनल मत लेकिन लो। लेकिन मैं क्रिटिक्स को, मैं मतलब रिव्यूअर्स को लेके यही बोलूँगा, देखिए सबको अपना विचार रखने का, दे हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस। उनको जैसा फिल्म, जैसा उनको लगा है, जैसी भी लगे, वो आई थिंक उनको रखने का विचार है। बट ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड स्टार्स, इसमें मैं क्या बोलूँ, मतलब इसमें तो और दस धोखा दस तो ऑडियंस का ही हो जाता है वह। 10-15 क्रेडिबल रिव्यूअर हैं इंडस्ट्री में, 10 से 15, शायद 16 भी नहीं होंगे। आजकल तो मगर नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मगर 100 से ज़्यादा रिव्यूअर आ
रिव्यूअर आ रहे हैं, जो मैनिपुलेटिव रिव्यूअर आ रहे हैं, उसमें उन 15 की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती तो है। इसी में सर मैं यही तो बोला आपको शुरू में, जो मैंने आपको क्या बोला, आप पढ़ें, रिव्यू ज़रूर पढ़ें, आपको जो सबसे पसंदीदा आपके रिव्यूअर हैं उनके पढ़ें, समझें, लेकिन अगर फिल्म आप खुद देख के ओपिनियन बनाएं तो उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसे तो बहुत होता है, बहुत जगह बहुत लाइन में ही होता है कि बहुत, मतलब अगर 85 आप बोल रहे हैं कि ऐसे फेक रिव्यूअर्स हैं, हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी भी तो एक निजी ओपिनियन है, आपकी निजी फॉर्म है, आपकी निजी अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, आप उस समझदारी से सिनेमा को देखेंगे ना। मेरे को कोई ओपिनियन नहीं करा सकता कोई फिल्म को दिखाने के लिए, पसंद करने के लिए। मैं तो झगड़ा कर जाऊंगा उसके साथ, मैं तो बैठ के बोलूँगा चलो बैठ बताओ क्या है, उसके साथ डिस्कशन करना है। मैं तो इस, आप जहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरी ऑफिस में सारा दिन हम फिल्में डिस्कस करती हैं, और जो फिल्म सेलिब्रेट करना चाहिए हम करते हैं सेलिब्रेट, जो बोलना चाहिए वो बोलते हैं हम सेलिब्रेशन। आपको और मुझे लगता है रिव्यूअर्स को सेलिब्रिटी करना चाहिए, और करते भी हैं वो, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रपोजल आता है कि कोई स्ट्रेटजी देते हैं कि हम इस फिल्म को ऐसा प्रमोट करेंगे, वैसा प्रमोट करेंगे? आता है, हाँ? कभी कभी आता है, लेकिन इस मामले में मेरे प्रोड्यूसर दोस्त रॉनी लाहिरी वो बहुत क्लियर हैं। वो फिल्म की जो फिल्म की जो सोल है ना, हम उसके बाहर नहीं गए हैं। बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगा, हम एक बार हम लोग बहकावे में आए थे और हम उल्टा पड़ गया हमारे लिए वो, तो हमने एक ही फिल्म में किया था वो, लेकिन उसके बाद से हमने डिसाइड किया है कि जो फिल्म है ट्रेलर भी वैसी बनाएंगे, और जो जैसी फिल्म है उसको उस तरह से ही उसकी मार्केटिंग में लोगों तक पहुंचाने में वही बात बोलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप केस स्टडी के लिए भी नाम नहीं बताओगे कौन सी फिल्म में बहकावे में आए थे आप? नहीं मतलब, अब चलिए आपको कहने के लिए मैं बता देता हूँ, फिल्म अक्टूबर थी, बिकॉज अक्टूबर एक अलग तरह की फिल्म थे। बहकावे में हम नहीं आए थे, मतलब हम बहकावे में नहीं आए थे, हमको लगा था कि शायद उसको, लेकिन उसमें हमको ये सीख मिली कि फिल्म जैसा है आपको वैसा ही ऑडियंस मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मिल जाएगी ऑडियंस, आपकी जैसी फिल्म है वैसी ऑडियंस मिल जाती है। उस फिल्म से मुझे सीख मिला, और उसके बाद से हमने जो भी फिल्में की, उसके पहले भी हैं, लेकिन हमने कभी बड़ा वो ओनली उस फिल्म में हमको लगा था कि शायद हम और वाइडर ऑडियंस तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये सीख मिला नहीं, जैसा आपका सिनेमा है ऑडियंस भी वैसा। जिस तरह के फिल्म मेकर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग हुई थी वरुण धवन की, वो भी एक किस्सा है। मुझे नहीं लगता कि वरुण धवन और आपका कॉम्बिनेशन कुछ बना, कैसे बना वो एक आपने किस्सा ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मैं चाहूँ कैमरे पे आप बताएं वरुण की कास्टिंग कैसे हुई थी आपके बारे में? मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस बार को डिस्कस कर चुका हूँ। वरुण, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, यहीं पे ही वो आया था एक दिन सुबह, तो सुबह आ गया वो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत बार बोल रहा था मेरे को मिलना है, मेरे को मिलना है। तो और हम लोग तब अक्टूबर लिख रहे थे, तो मैं, रॉनी, जूही, हम लोग मिलकर सब डिस्कशन कर रहे थे, लिख रहे थे, तब लोग सोच भी रहे थे कौन करें, ऑडिशंस भी चल रही थी, पूरे इंडिया में चल रहे थे किसको करेंगे। तो ऐसे ही मिलने आ गया एक दिन, बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं कोलकाता जा रहा हूँ, फ्लाइट लेनी है मेरे को, तो जल्दी आ जाओ। तो बोलते सर मैं तो अभी जस्ट नींद से उठा हूँ, मैं कैसे आ जाऊँ? नहीं, बोला तो जैसा है वैसे ही आ जा, मेरा ऑफिस से तो आ रहा है, कौन सा कैमरा है इधर। तो ऐसे ही शॉर्ट्स में सोया हुआ बनियान में आ गया, और नींद में आया पूरा, ऐसी बात करना है, काम करना है आपके साथ, एंड वी वांट टू, मैंने आपकी फ़िल्म देखी, तो जनरली बातचीत हुई। तो मैंने कहा चाय पिएगा, पानी पिएगा? तो पता नहीं वो मेरे से फ़िल्म के लिए बात करता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसके साथ कास्ट करूँगा, लेकिन मुझे उसकी आँखों में ना, मुझे वो डैन दिख गया फ़िल्म का, और वो जो दिख गया ना, मैं फिर वरुण के ऊपर पागल हो गया। मैंने बोला यार ये, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मैं बोलता हूँ, और मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने बोला यू मस्ट डू दिस फिल्म। मैं बोलता हाँ मैं करूँगा दादा फिल्म। एंड अगर आप फिल्म देखें, मैं कल भी किसी को बोला था, मैं रियली थैंकफुल हूँ कि वरुण जैसे ऐसे जिसको कहते हैं कमर्शियल एक्टर, उसने मेरे साथ काम करने के लिए राजी हुआ, इसके लिए मैं उस थैंकफुल। एंड दूसरी बात ये मानना पड़ेगा कि वरुण ने जो परफॉर्मेंस दी है अक्टूबर में, ये क्रेडिट उसको जाता है। वो क्रेडिट किसी को नहीं, वो क्रेडिट उसने कैसे किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने इतनी डेलिकेट परफॉर्मेंस, इतनी सॉफ्ट, जिसको कहते हैं आंखों से बात कर जाना किसी, मतलब दिल के अंदर आप उसको देख सकते हो क्या चल रहा है, लेकिन तब भी आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है फिल्म में,
फिल्म जिस तरह से लिखी थी, वरुण ने उस तरह से उस कैरेक्टर को एकदम, जिसको कहते हैं ना, फूल की तरह खिला दिया उसने। एंड ये क्रेडिट वरुण को जाता है। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। दादा आप एक मैसेज तो दे दो मुझे लास्ट में इंडस्ट्री के लिए, जो सारा दिन ब्रांडेड पहन के घूमते हैं, एक्टर हर तरह से सजे धजे तैयार रहते हैं, उनको अपने कपड़ों पे, टैप्स पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए या? मैं सारे एक्टर को, उन एक्टर को यही बोलूँगा, नीचे आके फिल्में करो, कहानी बोलो। नहीं तो ना हम मतलब ना आपके साथ काम कर पाएंगे, और उसमें इंडस्ट्री का ही लॉस होने वाला है। अगर इंडस्ट्री को कहीं पहुंचाना है, अपने कॉस्ट नीचे करो सबसे इम्पोर्टेंट, और डायरेक्टर पे विश्वास करो। मुझे बीच में इसको मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा। दादा एक स्क्रिप्ट की क्या कीमत होती है अप्रॉक्सीमेटली? मैं जरूरी नहीं आप उसे फिगर में उस तरह से कोटेड, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट के स्टाफ को एक कितना पे करते हैं और एक राइटर को कितना पे करते हैं, इसका एक कंपैरिजन। नहीं, मैं पेमेंट्स के लिए बताऊंगा। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप सिनेमा, कोई भी एक्टर, उसके पास अगर राइटर और डायरेक्टर आना बंद हो जाए, पहुंचना बंद हो जाए, तो आप सोच सकते हैं ना क्या होता है। मतलब बिकॉज आप मानिए, एक फिल्म जो है, उसकी जो रीढ़ है, वो स्पाइन जो है, वो स्क्रिप्ट ही है। अगर स्क्रिप्ट है तो फिल्म है, अगर स्क्रिप्ट नहीं है, ना एक्टर है, ना डायरेक्टर है, ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना कुछ है। स्क्रिप्ट ही सब कुछ है।